Hello and good morning and welcome to you all on your favorite channel श्रद्धा IAS। दोस्तों आज हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे दोस्तों, ठीक है। और हम शुरू करेंगे इसे 38वीं बीपीएससी से और वर्तमान तक इसे ले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं और ये मतलब पहले स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन से, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। पहला सवाल है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। देखो उत्तर बिहार में ना मतलब 1191 ईस्वी में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, इसको जीता था मोहम्मद गोरी को हराकर पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज द्वितीय, है ना, उन्होंने जीता था। और मोहम्मद गोरी हार के वापस चला गया था। लेकिन 1192 में पुनः दूसरा होता है तराइन का द्वितीय युद्ध और इसको पृथ्वीराज द्वितीय की इसमें हार हो जाती है और मोहम्मद गोरी इसको जीत लेता है, ठीक है। तो उसके बाद ही भारत में तुर्क वंश का स्थापना हो जाती है, ठीक है। अगर सत्ता भारतीय राजाओं से सत्ता चली जाती है और ये तुर्की राज्य की स्थापना हो जाती है। लेकिन जो मतलब उस समय तो 1192 ही था ना, लेकिन वास्तविक रूप से 1206 में जाकर, है ना, जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसका जो गुलाम था, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, यही गुलाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ठीक है। और गुलाम वंश कहने के पीछे और भी कारण है कि इसके जितने भी राजा थे ना वो एक कहीं ना कहीं किसी न किसी अपने पूर्ववर्ती राजा के गुलाम थे। लेकिन इसको वास्तविक रूप में गुलाम वंश कहना सही नहीं है, इसे कहा जाता है मामलुक वंश, ठीक है। मामलुक वंश या फिर इसे कहा जाता है इलवरी तुर्क वंश। लेकिन जो सबसे सही जो इसका जवाब है, इसे कौन सा वंश कहा जाना चाहिए, तो ये है मामलुक वंश, ठीक है। मामलुक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता द्वारा उत्पन्न राजा, समझ रहे हैं। क्योंकि ये जितने भी राजा थे, कुतुबुद्दीन ऐबक हो, बलबन हो, है ना, इल्तुतमिश हो, ये सारे गुलाम तो थे। लेकिन जब राजा बने थे, राजा बनने से पूर्व इनको दास्ता से मुक्ति मिल गई थी, ठीक है। तो गुलाम वंश कहना भी सही नहीं है, मतलब ठीक है पहचानने के तौर पर लोग कह देते हैं गुलाम वंश, लेकिन मामलुक वंश इसलिए था क्योंकि ये सभी लोग स्वतंत्र माता पिता से थे। अक्सर क्या होता है, कोई भी राजा बना, जैसे बन गया चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बच्चा बिंबिसार, उसका बच्चा अशोक, लगातार एक ही वंश का शासन चलता है और कहलाता है, मान लेते हैं मौर्य वंश, है ना। फिर कोई दूसरा वंश आता है, ऐसे ऐसे। लेकिन ये था मामलुक वंश। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। तो इनके बारे में दो तीन चीज याद रख लेना। देखो इसको ना निसापुर के काजी इसको पहली बार इसको खरीदा था, है ना। निसापुर के काजी था, उसका नाम था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूची। फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी, उन्होंने इसे दास के रूप में खरीदा था। बाद में यह निसापुर से इसको गजनी लाया जाता है, ठीक है। और गजनी में फिर इसको खरीद लेता है मोहम्मद गोरी, ठीक है। मतलब इसकी अच्छी तरह से इसका शिक्षा दीक्षा होता है। और तो क्या होता है, और मोहम्मद गोरी इससे क्या करता है ना, अमीर ए आखूर के पद पे इसकी प्रोन्नत कर देता है। अमीर ए आखूर मतलब होता है अश्वशाला का प्रधान बनाया जाता है। जैसे मतलब सेना में पहले घुड़सवार हुआ करते थे, तो वही मैंने कि घोड़ों का देख रेख उसकी, है ना, सब कुछ
तो उसका काम होता था, अमीर या खुर का ही काम होता था ये देखना, है ना। और यही इसके मतलब जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है, और यहीं से फिर ये अपना आगे बढ़ते जाता है। ठीक है। और कुताब कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वां भी कहा जाता है। कुरान ख्वां, कुरान ख्वां कहने के का मतलब है ना, ये कुरान को पढ़ता था बहुत ही सुरीले ढंग से, कुरान को सुरीले ढंग से पढ़ता था, है ना। अब देखो ये क्या होता है कि कभी भी ना अपने आप को, इसने अपने आप को कभी भी राजा घोषित नहीं किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को कभी भी सुल्तान, शासक, ये सब कभी नहीं, ये अपने आप को मलिक बोलता था या फिर सिपह सालार। ठीक है, सिपह सालार मतलब मलिक पद होता है, ये सब खान होता है, मलिक होता है, सिपह सालार होता है, ये सब एक पद होता है। तो मलिक मतलब खान से थोड़ा छोटा पद होता है मलिक, लेकिन हायरार्की में एक बहुत ऊंचा पद है। तो अपने आप को हमेशा मलिक ही कहलाया, इसी से अपने आप को संतुष्ट रखा, कभी अपने आप को सुल्तान नहीं कहा। और ये इसकी मतलब ठीक है, उत्तरी भारत पर ये शासन तो कर रहा था, लेकिन कभी भी मतलब इसने, इसकी जो राजधानी थी वो लाहौर ही थी, मुख्य रूप से ये लाहौर से ही शासन करता था। ठीक है। कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन था, या फिर तो वो होता है इल्तुतमिश को बोला जाता है। ठीक है। अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, लाहौर, है ना, क्योंकि वो शासन वहीं से कर रहा था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, एक मस्जिद है दोस्तों। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ना, ये मस्जिद यही बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था, ऐबक नहीं। ठीक है। और ये लाखों में दान देता था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था। देखो जब 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, और ये पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, है ना, समस्त उत्तरी भारत पे मोहम्मद गोरी का शासन हो जाता है। तो उसने अपना प्रथम अक्ता, जो सबसे उसका विश्वास पात्र जो गुलाम था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसी को दिया था हांसी का इक्तेदार बनाया था इसे। अब समझ गए दोस्तों, इक्ता होता है भाई, मतलब मान लेते हैं एक सल्तनत है, तो सल्तनत की जो भूमि को बांटा जाता था, तो इन प्रांतों को इक्ता बोलते थे। ठीक है। और इसके जो हेड होते थे, चाहे उसको मुक्ति या फिर बली बोलते थे, या फिर आप इक्तादार कह सकते हैं, लेकिन जो शब्द था वो मुक्ति बोला जाता था उन्हें। मोहम्मद गोरी के बारे में जान लेते हैं कि मोहम्मद गोरी मतलब 1191-92 से पहले भी यह भारत पर आक्रमण कर चुका था, है ना, लेकिन उस समय ये आक्रमण किया था मतलब इधर राजस्थान से उधर होके गुजरात की साइड से आक्रमण करता था। ठीक ना। तो जैसे 1175 ईस्वी में गुजरात पर इन लोगों ने मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था, तो वहां पर इसको मुंह की खानी पड़ी थी। वहां पर जो भीम द्वितीय थे, गुजरात के शासक भीम द्वितीय, है ना, कौन वंश के थे, चालुक्य वंश के थे। तो इनको, तो मोहम्मद गोरी को भीम द्वितीय ने बुरी तरह हराया था, उनकी माता जी भी थी, उन्होंने मिलके इसे बुरी तरह हराया था। तो 1-2 बार इसने उधर से युद्ध करने की कोशिश की, उधर से सोचा कि इस साइड से हमला करेंगे, गुजरात के साइड से, लेकिन गुजरात के साइड से, है ना, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि नहीं, इसका ये डिसीजन गलत है, तो फिर इस साइड से हमला करता, मतलब उत्तरी भारत से हमला करता है, जिसमें पंजाब का क्षेत्र पर कब्जा करता है,
उसके बाद आगे बढ़ते हुए, है ना, आगे बढ़ते हुए राजस्थान का अजमेर उजमेर हुआ, तो वहां पर पृथ्वीराज चौहान से इसकी लड़ाई होती है। और फिर ये पहली बार में तो फिर वहां भी हारता है 1191 में, जहां पृथ्वीराज चौहान इसे छोड़ देते हैं। फिर लेकिन वो हारता नहीं है, दोबारा ये फिर से आक्रमण करता है 1192 में, है ना। और 1192 में द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और उनको मतलब मार डालता है। तो कुछ जानने वाली बातें और भी है मोहम्मद गोरी के बारे में कि इसने मतलब इसका जो नाम था मोहम्मद बिन साम है, मोहम्मद बिन साम, बिन साम। तो इसने एक जो सोने का सिक्का चलाया था, तो उस पे एक साइड क्या बोलता है लिखा हुआ था, यही नाम इसका लिखा हुआ था मोहम्मद बिन साम। और एक दूसरे साइड क्या था, माता लक्ष्मी है ना, माँ देवी लक्ष्मी, जो भी बोलो, माँ लक्ष्मी या देवी लक्ष्मी की मूर्ति थी, इसी का चित्र वाला ये सिक्का चलवाता है मोहम्मद गोरी। उसके दूसरे साइड लिखा हुआ था मोहम्मद बिन साम, इसका जो नाम था। तो इसने पहला इक्ता दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, और कुतुबुद्दीन समझो कि 1192 से लेकर 1206 तक, है ना, जब तक वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक नहीं बना, तब तक वह उत्तरी बिहार पर मतलब मोहम्मद गोरी के नाम से ही यहाँ शासन करते रहा। मोहम्मद गोरी तो युद्ध जीत कर चल जाता था, और फिर जब कोई इम्पोर्टेंट युद्ध हुआ तो फिर वो लड़ने के लिए वो आता था यहाँ भारत में। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी भी वही था, मतलब मोहम्मद गोरी का ही एक दास था, मोहम्मद गोरी का जैसे वो ऐबक का कुछ मतलब उसका सबसे इम्पोर्टेंट दास था, है ना। और लेकिन ये बख्तियार खिलजी एक बहुत ही छोटा सा अदना सा दास था। तो इसने मतलब वो क्या करता है, मोहम्मद गोरी से इजाज़त ले करके बिहार के साइड वो आगे बढ़ता है आक्रमण करने के लिए, है ना। तो बिहार में एक जगह है बख्तियारपुर, वहीं पर रुका था। उसके बाद ये टर्न लेता है ये इस साइड, और यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय है, और फिर इसी रूट से आगे जाने पर भागलपुर पड़ता है। तो भागलपुर में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, है ना। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट करता है। यह बख्तियारपुर आज भी एक जंक्शन है, ठीक है। यहाँ से दो रूट निकलता है, एक यही रूट जो सीधे चला जाता है, ये विक्रमशिला वाला है, और यहाँ से एक दूसरा रूट है, वही बिहार सिर्फ नालंदा होते हुए तो नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचा था ना, तो यहाँ पर उसने आगजनी की थी और पूरे विश्वविद्यालय को जला दिया था। और ठीक है, और इसकी पुष्टि कहाँ होती है, जो बुक का नाम है उसका नाम है तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी, है ना। इसको लिखा था मिन्हाजुद्दीन सिराज, मिन्हाज ए सिराज, ठीक है। मिन्हाज सिराज ने लिखा था ये बुक, किताब, पुस्तक तबकात ए नासिरी। इसी में जिक्र है ना, क्या बिहार पे जो हमला हुआ था बख्तियार खिलजी के द्वारा, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था, तो पढ़ लिए बख्तियार खिलजी होगा, है ना। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। अब तो इल्तुतमिश जो सूबेदार नियुक्त करता है उसका नाम था मलिक जानी। इल्तुतमिश क्या होता है ना, वो जो तेलियागढ़ी के समीप एवाज को हराता है। देखो 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप, है ना,
हिसामुद्दीन एवाज को पराजित करता है, ठीक है, और मलिक जानी को अपना सूबेदार घोषित करता है। ये दिल्ली का वास्तविक शासक यही था। दिल्ली सल्तनत वही है जिसको दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है गुलाम वंश, जिसे तुम मामलुक वंश बोलते हो, इलवारी तुर्क बोलते हो। इलवारी तुर्क इसलिए बोलते हो क्या है, क्योंकि ना जो मैक्सिमम जो शासक थे जैसे कि इल्तुतमिश, वो भी इलवारी तुर्क जनजाति का था। सिर्फ एक ही था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो ऐबक जनजाति का था, ठीक है ना। बाकी मैक्सिमम लोग इलवरी तुर्क थे, मतलब तुर्क जाति के इलवरी जनजाति से थे, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के ये सारे वंश थे। तो वास्तविक शासक बोला जाता है इल्तुतमिश को, क्योंकि इसके पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो कहाँ से शासन कर रहा था, वो शासन कर रहा था लाहौर से, ठीक है। लेकिन दिल्ली को जो उसकी राजधानी बनाता है, दिल्ली शासन करता है, वो है इल्तुतमिश, ठीक है। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया, ठीक है। देखो यार, कोई भी पहले जब जैसे ही कोई राजा बनता है, जब राजा बनता है कोई, तो उससे माने उसके वो एक राजत्व देता है, ठीक है। कोई भी राजा बनता है तो वह राजत्व देता है, अपना सिद्धांत देता है कि भाई राजा कैसा होना चाहिए, है ना, उसका चरित्र क्या होता है, वगैरह वगैरह, है ना। तो जो प्रथम मुस्लिम शासक था उसका नाम है बलबन। ये देता है अपना, जो इसने राजत्व देता है तो उसमें कहता है कि राजा है जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही, है ना, नियाम, या फिर बोलो नियामते खुदाई, है ना। मतलब कि राजा है ना, राजा है वह ईश्वर का प्रतिबिंब है। राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिबिंब है ना। मतलब खुदा के बाद अगर कोई है तो वह राजा ही है, समझ रहे हो ना। तो अपना ये जो राजत्व का जो पहला शासक था, मुस्लिम शासक, है ना, जो राजत्व देता है अपना, उसका नाम है बलबन, ठीक है। मतलब ये बोलता है कि मतलब राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिबिंब है, वह जिल्ले इलाही है, मतलब उसके बात को ईश्वर के बात के समान ही उसे मानना चाहिए। मतलब निरंकुश शासन को मतलब बढ़ावा देता है कि भाई राजा के बात को काटा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो वो बलबन था, इसने पहली बार दिया था राजत्व। फिर सेकंड क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था, ठीक है। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने भी वही जो बलबन का जो राजत्व सिद्धांत था, तो फिर अलाउद्दीन खिलजी बनता है तो उसी के मतलब जब ये राजत्व देता है अपना, तो समझो कि ये बलबन के दिए हुए राजत्व सिद्धांत को ही आगे बढ़ाता है, एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। वो बोलता है कि किंगशिप हैज नो किनशिप। समझे? बोलता है किंगशिप हैज नो किनशिप, मतलब राजा का कोई परिवार नहीं होता है। मतलब है ना कि कोई राजा बना तो बोला है भाई राजा का चाचा है, भतीजा है ना। तो इसके नाम पर भी लोग मतलब अपना प्रभाव बनाए रखते थे शासन में। तो लेकिन इसने पूरे मजबूती से बोला अलाउद्दीन खिलजी ने कि
किंगशिप हैज नो किंगशिप, all the inhabitants, all the inhabitants, all the inhabitants are his subject and be treated equally. वो बोलता है कि भाई राजा का कोई माने सगे संबंधी नहीं है, राजा कोई सगे संबंधी को नहीं जानता है, ठीक है। यहाँ रहने वाले मतलब इस राज्य क्षेत्र में रहने वाले जितने भी निवासी हैं, निवास करने वाले जितने भी लोग हैं, वो सभी उसके प्रजा हैं, सब्जेक्ट हैं, समझे, और सभी बराबर हैं। ऐसा नहीं कि कोई मेरा कोई भाई है या कोई मेरा भतीजा है तो वो मतलब कोई बड़ा है, वो प्रजा से बड़ा है, नहीं। मतलब मेरे यहाँ सिर्फ मतलब मेरे राज्य में सिर्फ दो ही लोग रहते हैं, एक राजा और दूसरा प्रजा। कोई इसका राजा का भाई भतीजा परिवार नहीं होता, मतलब बोला राजा का कोई परिवार नहीं है, ठीक है। तो मतलब इसका ये नियम था। और दूसरा इसने कहा था ये वह शरीयत के नियमों से अपने आप को, शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र कर लिया था। वो बोला था कि राजा मतलब राजा पूरा निरंकुश है। ऐसा नहीं कि शरीयत मतलब हुआ इस्लामिक कानून, इस्लामिक कानून, समझा ना। तो उसने बोला कि भाई राजा इस्लामिक कानून से भी ऊपर है। ऐसा नहीं कि राजा है तो उसको तुम इस्लामिक कानून से उसको बांध दो कि सर आपको ये करना है, ये नहीं करना है ना, इस्लाम को बढ़ाने के लिए आपको ये करना है, नहीं। उसने साफ तौर पे बोला था, अलाउद्दीन खिलजी ने साफ तौर पे बोला था कि प्रजा के हित में जो भी कुछ बेहतर निर्णय होगा वो मैं लूंगा, उसे लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूं, मेरे पर कोई बंधन नहीं है, ना तो मैं शरीयत से बंधा हुआ हूं, ना मैं किसी उलेमा या फिर कोई किसी के भी आदेश से मैं बंधा हुआ हूं। मतलब मेरे निर्णय इन सभी नियमों से ऊपर हैं, ठीक है। तो इसने मतलब निरंकुशता को और पराकाष्ठा में पहुंचाया। बोला कि राजा पर कोई किसी प्रकार का अंकुश नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो गया अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, है ना। वो जफर खां था, ठीक है। जफर खां मंगोल से युद्ध किया था और वहां पर युद्ध करता हुआ लड़ता हुआ वो मारा गया था। बहुत मतलब सर्वश्रेष्ठ सेना नायक था अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक ना। और मतलब समझो कि उसके बाद मंगोल मतलब इसके युद्ध तकनीक से मंगोल बहुत प्रभावित हुए थे और समझो कि उसी रात को मंगोल पीछे हट गए थे। सोचे कि भाई जब इतना बड़ा मजबूत सेनापति है, अंदर का राजा और कितना मजबूत होगा, है ना।